नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एक बहुत ही बड़ा फैसला अभी 10-15 दिन पहले आपको दिया गया है। न्यूज़पेपर्स में आपने देख लिया होगा, YouTube पे बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। वो सारा कॉन्फ्लिक्ट, सारा निर्देशन जो आप लोगों को दिया गया है, कुछ टीचर्स के माध्यम से आपने कुछ और सुना है, कुछ टीचर्स के माध्यम से आपने कुछ और सुना है। मैं पहले स्पष्टीकरण वीडियो के शुरू में ही दे देता हूं कि इस थंबनेल का मेरे बोले गए वक्तव्यों से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं आपको सीधे तौर पर चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से टीचर्स ने आप लोगों को बता तो दिया कि हाँ भैया इस प्रकार का निर्णय दिया गया है, ओबीसी एससी एसटी को झटका लगा है। इस प्रकार के बहुत सारे थंबनेल उल्टे सीधे लगा के जो भी प्रयास मैंने भी किया है वो सारी चीजें आप लोगों को प्रदान कर दी हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि अंकों के आधार पर, सिर्फ इसी डिसीजन के आधार पर आपको अभी तक आरक्षण का पूरा मामला समझाया है। लेकिन आरक्षण केवल एक प्रकार का नहीं होता है, एक कैटेगरी के आधार पर आरक्षण होता है, आप लोगों ने देखा होगा। एक आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है। मैं पहले ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस प्रकार के आरक्षण की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं फीस कंसेशन की यहां पे बात कर रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी जनरल इन लोगों की फॉर्म फीस जो होती है वो आप लोगों ने देखी होगी, डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार के आरक्षण की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। दूसरी बात करें, जो शारीरिक मापदंड होते हैं जिसके अंदर हाइट हो गई, चेस्ट हो गया, रनिंग हो गया, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जिसमें मेल फीमेल को भी अलग अलग क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ो, हमें सिर्फ सीधी तौर पे बात करनी है कि हाइट, चेस्ट या फिर मेल फीमेल, इनमें भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये सारी चीजें की गई हैं। तो क्या अंकों के आधार पे ही जो सारी चीजें आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बता दी कि इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से दिया गया है, ये सारी चीजें अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। 1998 में इस प्रकार का एक केस हुआ था। उसके उपरांत 2010 में यादव जी वर्सेज जो यूपी गवर्नमेंट है उसके अंदर एक केस हुआ था। उसका डिसीजन 2017 के अंदर दोबारा इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और आज 8 साल के बाद में वो डिसीजन पुनः आया है। वो डिसीजन क्या है उसको बहुत ही शानदार शब्दों में समझते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास 4 कैटेगरी होती हैं। सीधा सीधा मानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था जनरल नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमेशा यूआर होता है। कहने का मतलब होता है अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी होती है उसको कहा जाता है। ये केस हुआ कैसे? आपको एज रिलेक्शन मिलता है, यानी कोई भर्ती है, मान लो उसकी उम्र 18 से 23 साल है और इसका कॉन्फ्लिक्ट एसएससी जीडी के अंदर ही देखने को मिला था सर्वप्रथम। ठीक है, उसके अंदर मान लो ओबीसी को 3 साल का एज रिलेक्शन दे दिया जाता है तो 26 वर्ष ओबीसी हो गई। उसके पश्चात बात करें, मान लो 5 साल का रिलेक्शन एससी एसटी को दे दिया गया तो 28 वर्ष एससी और एसटी हो गई। तो ये यहां पे इनको रिजर्वेशन प्रदान कर दिया गया है कि यदि आप एससी एसटी या ओबीसी के कैटेगरी के हो तो आपको ये छूट प्रदान कर दी गई है कि अब आप पेपर दे सकते हो। अब मैटर क्या हुआ? मैटर ये हुआ कि एक एग्जाम जिसमें देखने को मिली कि अचानक से ओबीसी की मेरिट जनरल से ऊपर चली गई। काफी लोगों का ये भ्रम होता है, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से ऊपर नहीं जा सकती। मैंने कल की वीडियो में समझाया था कि ये सारी रिजर्व्ड कैटेगरीज है, इनकी मेरिट कितनी भी जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मामला क्या हुआ, एक यूआर की मेरिट मान लो 97 चली गई। ठीक है, और ओबीसी की मेरिट 94 चली गई। ठीक है, और एक बच्चा था, मान लो कोई बच्चा ए है, उसके नंबर आए 93। बच्चा बी है, उसके नंबर आए 94। यूआर की हमें थोड़ी कम माननी पड़ेगी, यूआर की हम ले लेते हैं 95, ओबीसी की ले लेते हैं 96। ठीक है, और एक बच्चा है, इसको शुरू से करना पड़ेगा, रुको एक बार। मान लो ओबीसी की कट ऑफ है वो चली गई है 94 और यूआर की कट ऑफ है वो चली गई है 90। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसा एक बच्चा शामिल किया जाए, मान लो वो ओबीसी का है। ठीक है, ओबीसी का है जिसके 91 नंबर आए हैं, 91 नंबर आए हैं। तब इसने क्या कहा, जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की। याचिका दायर की तब उन्होंने कहा कि मेरे ओबीसी में तो 94 कट ऑफ गई है लेकिन मेरे नंबर 91 है जो यूआर को क्रॉस करते हैं, इस वजह से मैं इस जॉब का हकदार हूं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप जॉब के हकदार हो, इसमें क्या आपत्ति है, बिल्कुल आपको मिलनी चाहिए। तब उन्होंने जॉब प्रदान कर दी। लेकिन अब इसका नुकसान किसने झेला? यूआर के अंदर एक बच्चा था जो इस बच्चे की वजह से बाहर हो गया, बाहर निकल गया। अब ये बच्चा भी भगा भगा सुप्रीम कोर्ट के पास में गया कि इसमें मेरी क्या गलती है, एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है?
फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि यदि आपने किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन, ये आपको किसी ने नहीं बताया है, किसी भी प्रकार का XYZ यदि आपने फीस के अंतर्गत लिया है या फिर आपने किसी श्रेणी के अंतर्गत ले लिया है, शारीरिक मापदंड के अंदर ले लिया है, आपकी योग्यता सिर्फ उसी कैटेगरी के अंदर डिसाइड की जाएगी। यानी आने वाले भविष्य में यदि ओबीसी की कट ऑफ यूआर से काफी ज्यादा चली जाए, क्योंकि इफ सपोज दैट मान लो कई बच्चे ऐसे हैं जो 26 साल के हैं और ओबीसी के अंदर लगभग वही लोग शामिल हो गए और मेरिट यूआर से ज्यादा चली गई, तो भैया ये यूआर में तो जा नहीं सकते, अनरिजर्व जो कैटेगरी उसके अंदर जा नहीं सकते, ये ओबीसी में रहेंगी और ओबीसी में रहने की वजह से इसकी मेरिट हाई जाएगी। यहां पे मैं SC ST भी लिख सकता था, मैं किसी को मंदबुद्धि साबित नहीं करना चाहता यहां पे, लेकिन तथ्य यही है कि सीधे सीधे तौर पर देखा जाए, आपने किसी भी प्रकार के आरक्षण का यदि लाभ लिया है, किसी भी प्रकार के, जरूरी नहीं है अंकीय आधार पे बात की जा रही है, एज रिलेक्शन के आधार पे बात की जा रही है, शारीरिक मापदंड की बात की जा रही है, यहां पे फाइनेंशियल जो मैटर होते हैं उसकी बात की जा रही है, किसी भी प्रकार का XYZ कोई भी आरक्षण यदि आपने पहले लिया है तो आपको यूआर कैटेगरी के अंदर नहीं भेजा जाएगा, आपको अपनी ही कैटेगरी के अंदर रहना पड़ेगा। यह रूल पारित हुआ है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि यह फैसला कहां तक उचित है, क्योंकि आरक्षण की जो पीढ़ी दर पीढ़ी की बात की जाए तो हम सोचते हैं कि आरक्षण अभी लागू हुआ है या फिर आजादी के समय आरक्षण लागू हुआ है संविधान की वजह से। इसका इतिहास बहुत पुराना है। बात करें 1921 की, 1921 के अंदर बात करें तो जब महात्मा गांधी जी अपनी कर्म भूमि बना रहे थे, धीरे धीरे चीजों को सही कर रहे थे, उस दौरान भी मद्रास जैसी प्रेसिडेंसी के अंदर जातिगत जो जनगणना होती है या फिर जाति आधार के ऊपर आरक्षण की बात कर दी गई थी, सारी चीजें बता दी गई थी, ये सारी चीजें उस टाइम भी डिसाइड थी। तो आरक्षण बहुत एक गहन मुद्दा है, इसके ऊपर लंबी चर्चा नहीं करेंगे। यह फैसला वो सीधा मैंने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि यदि किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ किसी ने उठाया है तो उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिसको स्पेशली जनरल भी बोला जाता है, दोनों अलग अलग है वैसे तो, लेकिन आप लोग मानते हो, डिसाइड यह किया जाएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो विज्ञप्ति निकालती है उस विज्ञप्ति के नियमों के अनुसार ही वो भर्ती होगी। यदि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि हम इनको शामिल करेंगे, भले ही इन्होंने इस आरक्षण का लाभ लिया हो, तब तो इन्हें शामिल करना पड़ेगा। अभी तक स्टेट के ऊपर इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई है। यह मुख्यतः है जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो एग्जाम होती है उसके अंदर इस प्रकार की चीजें लागू होती हैं, क्योंकि वहां वोट बैंक एक डिसाइड नहीं होता है, वोट बैंक भी बहुत बड़ी चीज होती है। स्टेट के अंदर इस प्रकार की चीजें लाने लग जाएंगे तो ओबीसी, SC ST, EWS, MBC युवा नाराज हो सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि यह फैसला कहां तक सही है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अपने जो जितनी भी कैटेगरीज हैं, SC ST, OBC, MBC, EWS, जितनी भी कैटेगरीज हैं, उन सभी कैटेगरीज के अंदर सर्वाधिक आरक्षण का लाभ कौन सी कैटेगरी उठा रही है, ये मुझे आप जरूर बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।